सो हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की थी। जैसे देखा था डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में, क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, क्या नॉन डिफाइनिंग थी, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक तो थे लेकिन डिफाइनिंग नहीं थे, क्योंकि इनमें से कुछ सारे लिविंग में नहीं पाई जा रही थी और कुछ नॉन लिविंग में भी पाई जा रही थी। और बात करें अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, मेटाबॉलिज्म की और कॉन्शियसनेस की, तो ये तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। लिविंग बीइंग्स की तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। और अगर बात करें हम लोग कॉन्शियसनेस के अंदर एक सब टॉपिक देखा था हम लोगों ने, सब कॉन्शियसनेस, सॉरी सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो अगर उसके बारे में अगर बात करें तो वो केवल ह्यूमन के केस में क्या होता है? डिफाइनिंग। बाकी सारे लिविंग के केस में वो नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था, कोमा पेशेंट का एग्जांपल लिया था। ब्रेन डेड होता है तो उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस होता है, क्योंकि होता तो लिविंग ही है ना, होता तो लिविंग ही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ये सारी बातें की थी। और ये देखा था सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन जब एक साथ मिलकर वर्क करेंगे कोऑर्डिनेटेड वे में तो वो आपस में एक सिस्टम बना लेंगे और उसको बोलते थे ऑर्गन सिस्टम। अब अगर बात करें हम लोग इसके आगे, तो ये देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। देखिए क्या लिखा था हम लोगों ने, एटम, एटम, एटम से क्या मिला? एटम से मिलके क्या बना? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, एटम, और एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से हमारे सेल बने, सेल से टिश्यू। अब इस मॉलिक्यूल के बाद हम लोगों ने देखा था एक केमिस्ट्री में चला जाता है और एक बायो में हम लोग आ जाएंगे। तो यहां से लिविंग हो जाती हैं चीजें, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। अब ये बताइए ये सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है। ये सारी की सारी क्या होंगी? ये सबके सब क्या होंगे? लिविंग होंगे। ये सबके सब क्या होंगे? लिविंग होंगे। हाँ, लिविंग होंगे। ठीक। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सबके सब लिविंग होंगे। हाँ ठीक है, लिविंग होंगे। टिश्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल से मिलके बना है और ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू से मिलके बना है और ऑर्गन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन से मिलके बना है। ठीक है। तो सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाएंगी वो सारी चीजें टिश्यू में होंगी। हाँ, क्योंकि सेल से ही क्या बना है? टिश्यू। सेल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें टिश्यू में भी पाई जाएंगी। हाँ, लेकिन टिश्यू में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें किसी एक सेल में नहीं पाई जाएंगी। क्योंकि देखिए, ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये तीन सेल, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक। अगर 6 सेल हैं यहाँ पे तो इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, इस सेल की, इस सेल की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, इस सेल की कुछ अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग होगी। अब ये तो एक सिंगल सेल है, ये आपस में मिलके क्या बना लिया इन लोगों ने? एक टिश्यू बना लिया, एक टिश्यू बना लिया। ठीक है। अब ये बताइए, इस टिश्यू में हर सेल की प्रॉपर्टी होंगी, इस टिश्यू में हर सेल की प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन किसी एक सेल की अगर बात करें तो जितनी प्रॉपर्टी इस टिश्यू में आ रही हैं उतनी ही प्रॉपर्टी क्या किसी एक सेल में होंगी? नहीं, क्योंकि कई सारे सेल से मिलकर टिश्यू बना है, इसीलिए टिश्यू में कई सारी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन एक सेल में टिश्यू की सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएंगी। ये चीज समझ में आया? एक सेल में
टिश्यू की सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएंगी, लेकिन एक टिश्यू में सेल्स की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। यही रीजन वैलिड होता है जब हम लोग बात करते हैं टिश्यू से ऑर्गन बना। ऐसे ही ऑर्गन्स में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज टिश्यू में नहीं होंगी, लेकिन टिश्यू की सारी प्रॉपर्टीज ऑर्गन में होंगी। यही रीजन वैलिड होगा हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑर्गन में होती वो सारी प्रॉपर्टीज ऑर्गन सिस्टम में पाई जाएंगी, लेकिन ऑर्गन सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी किसी एक सिंगल ऑर्गन में नहीं पाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको लिखेंगे। अभी हम लोग इसको लिखेंगे, ये हटा देते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बताया था। एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये पहले एक बार लिखेंगे, एक बार और लिख लीजिए इसको। अब ये सारी क्या है? लिविंग है, तो इसको लिखेंगे ये सारे के सारे क्या है? लिविंग है। तो यहां पे लिखेंगे लिविंग, दिस इज लिविंग फिनोमिना, लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। ठीक, ये सारी की सारी क्या है? लिविंग है। दिस इज लिविंग, ये सब क्या है? लिविंग है। क्यों लिविंग फिनोमिना है? क्यों? क्योंकि ये अंडरलाइंग इंटरैक्शन से बनी है। जैसे अंडरलाइंग इंटरैक्शन का मतलब सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। इसके नीचे जो है अंडरलाइंग है, उसके इंटरैक्शन से कई सारे टिश्यू से ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये मतलब था इसका, ये लिख लेंगे। अब जो अभी हमने बोला था, जो हमने अभी लाइन बोली थी वो लिख लेंगे एक बार। इसको हटाने के बाद इसको हटा देते हैं, फिर लिखते हैं आराम से। क्या बोला था कि एक मतलब जो ऑर्गन में प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक टिश्यू में नहीं पाई जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू में नहीं पाई जाएंगी। वही चीज लिखेंगे हम लोग। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, all properties of tissue are not present in। अब टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से, कई सारे सेल से टिश्यू बना है। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कई सारे सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अब देखिए, सारी टिश्यू की सारी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं पाई जाएगी, बट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन all properties of cell are present in tissue। समझ में आया? all properties of tissue are not present in the constituent cell, लेकिन सेल्स की सारी प्रॉपर्टी टिश्यू में प्रेजेंट होंगी। ये लिख लीजिए। ये समझ में आ गया प्रॉपर्टीज वाला चीजें? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। जिसका क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी
यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, बायोडायवर्सिटी। यहां पे देखिए, इसके नाम में पकड़िए, बायो मतलब लिविंग चीजें, और डाइवर्सिटी मतलब कितने टाइप के स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के स्पीसीज पाए जा रहे हैं। अभी समझ में आएगा। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की डाइवर्सिटी देखेंगे, लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग थिंग्स में। तो इसका क्या मतलब हुआ, डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिविंग बीइंग्स में डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, ठीक। उस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के स्पीसीज पाए जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स से पहले स्पीसीज को समझ लीजिए। जैसे हम लोगों ने जब रिप्रोडक्शन की बात की थी, रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे देखा था कि सेम स्पीसीज, जैसे ह्यूमन से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, डॉग से ही, कुत्ते से, बिल्ली से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, और वो ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल होना चाहिए, अगर कुत्ता कुत्ते से ही रिप्रोड्यूस करेगा तभी उसका ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, फर्टाइल होगा। ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल होना मतलब उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें भी फर्टिलिटी की कैपेसिटी होगी, वो भी आगे ब्रीड कर सकेंगे। समझ में आया। तो स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्रुप जो आपस में ब्रीड कर सके, और जो ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बच्चे पैदा हों उनमें भी फर्टिलिटी की कैपेसिटी हो। उस एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक स्पीसीज में रखा जाएगा, उस एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक स्पीसीज में। जैसे कुत्ते की स्पीसीज अलग होती है, बिल्ली की स्पीसीज अलग होती है, घोड़े की अलग, गधे की अलग। अब देखिए, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में देखा था हॉर्स और डंकी का हमने क्या कराया था, रिप्रोडक्शन कराया था हॉर्स और डंकी का। लेकिन जो उनके बच्चे, जो ऑफस्प्रिंग उनके पैदा हुए थे, वो फर्टाइल नहीं थे, इसीलिए इनको एक स्पीसीज में नहीं रखा गया। किसको, हॉर्स को और डंकी को। हिन्नी हुआ था। हॉर्स और डंकी जब क्रॉस ब्रीड करते हैं तो हिन्नी नाम का ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर फर्टिलिटी की कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए वो क्या होता है, इनफर्टाइल। वो क्या बोलता है, म्यूल, उसी को क्या बोलते हैं, म्यूल। खच्चर, जो खच्चर पहाड़ों पे जो खच्चर चलते हैं उन्हीं को बोलते हैं म्यूल्स, ठीक है। देखिए, स्पीसीज का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, एक ग्रुप which can reproduce naturally, a group which can reproduce naturally with each other and produce fertile offspring। देखिए, स्पीसीज क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप जो नेचुरली रिप्रोड्यूस करे। हम लोग लैब में जाकर रिप्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि हम लोग ने हॉर्स का और डंकी का किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो हिन्नी होता है उसके भी कुछ वर्क होते हैं, बोझा ढोने का काम करते हैं वो लोग पहाड़ों पे। खच्चर जो होते हैं तो उसका भी कुछ काम होता है, इसीलिए तो रिप्रोड्यूस किया, लेकिन वो नेचुरली नहीं था, वो लैब में आर्टिफिशियल उसको बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, विच कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली, जैसा कि नेचर में पाया जाता है वैसा नेचुरली रिप्रोड्यूस करें, किसी लैब की जरूरत ना हो, किसी लैब की आवश्यकता ना पड़े।
विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और उनका जो ऑफ स्प्रिंग हो वो भी क्या हो, फर्टाइल होना चाहिए, मतलब वो भी आगे रिप्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पीशीज। समझ में आया, ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्पीशीज। देखिए मान लीजिए डॉग की स्पीशीज अलग होती है, डॉग एक अलग स्पीशीज हो गई, ठीक है। ह्यूमन एक अलग स्पीशीज हो गई, हॉर्स एक अलग स्पीशीज हो गई, डंकी डंकी एक अलग स्पीशीज हो गई। डॉग, ह्यूमन, हॉर्स, डंकी और कैट, मतलब जितनी भी तुम नाम सुनते हो सबकी स्पीशीज अलग अलग होती हैं। मक्खियों की अलग स्पीशीज होती है जिसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। ये भी आगे अभी सिखाएंगे। डॉग, ह्यूमन, हॉर्स, डंकी, कैट, इट्स एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये स्पीशीज के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए मान लीजिए अभी हमने स्पीशीज के बारे में बताया कि स्पीशीज किसको बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हम किसी जंगल में घूमने गए, हम किसी जंगल में घूमने जा रहे हैं। अब वहां पे देखा हम लोगों ने दो एरिया बना लिया, दो पर्टिकुलर एरिया बना लिया। एक एरिया में मान लीजिए हम लोग एक फॉरेस्ट में घूमने गए। अब इस एरिया में इसको मान लेते हैं एरिया 1, एरिया फर्स्ट, मतलब पहला एरिया। इसको मान लेते हैं हम लोग एरिया सेकंड। ये जस्ट समझाने के लिए, इसको दूसरा एरिया मान लिया, इसको पहला एरिया। अब देखिए यहां पे क्या है, मान लीजिए 5 ह्यूमन मिले और मान लीजिए 5 मंकी मिले। इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में हमको 5 ह्यूमन मिले और 5 मंकी मिले। अब इस एरिया सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको 2 ह्यूमन मिले, ठीक है, 2 मंकी मिल गए, हाँ, और 2 डंकी मिल गए, ठीक, 2 डियर मिल गए और 2 बर्ड मिल गई कोई भी, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितनी हाँ एक चीज और, 5 और 5 टोटल नंबर कितना है, 10 है। ये क्या है, टोटल नंबर कितने, 10 हैं। इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें भी टोटल नंबर कितना है, 10 है। दोनों एरिया में, दोनों पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें भी 10 हैं और इसमें भी 10 हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आया, ये बताइए बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस एरिया की ज़्यादा होगी या इस एरिया की ज़्यादा होगी। तो हम अगर पूछेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एरिया 1 की ज़्यादा होगी या एरिया 2 की, तो एरिया 1 की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका ज़्यादा होगा बायोडाइवर्सिटी इससे। क्यों, तो सर 10 यहाँ पे ही है और 10 यहाँ भी है नंबर में, तो सेम होना चाहिए। नहीं, नंबर में नहीं, डाइवर्सिटी की अगर बात करें, यहाँ पे 5 टाइप के स्पीसीज पाए जा रहे हैं और यहाँ पे केवल 2 टाइप का, यहाँ पे केवल 2 टाइप का स्पीसीज और इस पर्टिकुलर एरिया में 5 टाइप का स्पीसीज। तो यहाँ पे 5 स्पीसीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी यहाँ की ज़्यादा हो गई, एरिया 2 की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी आर मोर ऑफ एरिया 2 देन एरिया 1। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, समझ में आया, जिसमें जहां स्पीसीज ज्यादा वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, जिस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज ज्यादा वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। कंपैरिजन में करेंगे ये लिख लेंगे एग्जांपल के तौर पे। देखिए इसके बाद अभी तक क्या हुआ, अभी तक 1.7 मिलियन स्पीसीज
नोन हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को पता है। कितनी मिलियन? 1.7 मिलियन स्पीसीज आर नोन टिल नाउ। तो देखिए 1.7 मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर नोन टिल नाउ, टिल नाउ, ठीक है। 1.7 मिलियन ऑफ स्पीसीज आर नोन टिल नाउ। अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया कि 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं। खोजी तो बहुत जा चुकी है, लेकिन दिखी हैं 1.7 मिलियन स्पीसीज। जैसे हमारी स्पीसीज अलग है, ऐसे ही 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं इस अर्थ पे। 1.7 मिलियन स्पीसीज है इस बायोस्फीयर पे, ठीक है। इस 1.7 मिलियन में से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। 1.2 मिलियन क्या है? एनिमल्स हैं। और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। इसका मतलब एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा है प्लांट की स्पीसीज के अकॉर्डिंग, वो भी बहुत ज़्यादा, 0.7 ज़्यादा है। 0.7 मिलियन मोर है एनिमल्स की स्पीसीज। जैसे यहाँ पे मिलियन का मतलब समझ लीजिए, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.7 मिलियन में कितना हो जाएगा? 17 लाख। कितना? 17। तो यहाँ पे 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख स्पीसीज एनिमल्स की हैं और 5 लाख स्पीसीज प्लांट्स की हैं। समझ में आया? ये लिख लीजिए। अब ये बताइए, ये जो 1.7 मिलियन स्पीसीज है, ये बहुत कम है या बहुत ज़्यादा? ये 1.7 मिलियन स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज अमाउंट में। तो इनको मतलब इनके हर एक स्पीसीज के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जानना बहुत कठिन था साइंटिस्ट के लिए। इसीलिए क्या किया इन लोगों ने, इनको क्लासिफाई कर दिया। इस स्पीसीज को, ये जो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। जिनके कैरेक्टर थोड़े बहुत मैच होते थे उनको एक ग्रुप में उठा के रख दिया, और दूसरे ग्रुप में उनके कैरेक्टर जिनके मैच होते थे उन एनिमल्स या उन प्लांट्स को या उन लिविंग बींग्स को एक ग्रुप में उठाकर रख दिया। ऐसे करने में आसानी हुई, जिससे कि साइंटिस्ट लोगों ने अच्छे से कैरेक्टराइजेशन कर पाए इनका और नामकरण कर पाए। नाम दिया, नॉमेनक्लेचर दिया, उसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो ये लिख लेंगे पहले। अब देखिए, इतने मिलियन स्पीसीज को एक एक करके पढ़ना बहुत कठिन था, तो इनको क्लासिफिकेशन दिया गया, इनको क्लासिफाई किया गया अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में। अब इस क्लासिफिकेशन के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जिसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। वो देखेंगे। देखिए, टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो ये टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी ये एक ऐसा नेम है जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा, टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये एक ऐसा नेम है या ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे ब्रांच ऑफ साइंस which is used for classification, which is used for classification.
चलिए ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसका यूज किया जाता है किसमें? क्लासिफिकेशन में। इस टर्म का यूज किया जाता है किसमें? क्लासिफिकेशन में। अब अगर बात करें तो कई टाइप के क्लासिफिकेशन हुए। एक पुराने ज़माने का क्लासिफिकेशन हुआ जो बहुत पहले हुआ था, और एक मतलब अभी जल्दी में हुआ जिसको बोलेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और जो पुराने ज़माने में था वो उसको बोलते थे क्लासिकल टैक्सोनॉमी या क्लासिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी के अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला जो था, जो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था, क्लासिकल टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। और अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी आ गया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता था, इसमें क्या होता था, साइंटिस्ट जो थे वो अब जैसे देखिए, अगर कोई चीज़ पहले खोजी गई है, कोई चीज़, मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग बहुत बाद में आए, और जो बैक्टीरिया थे वो बहुत पहले, बहुत सबसे पहले आए थे। एनिमल्स में सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए थे, और सबसे मतलब हम लोग तो बहुत बाद में आए। तो जो चीज़ पहले आई है उसमें कैरेक्टर कम होंगे, और उसकी जो मशीनरी होगी हर चीज़ की वो बहुत सिंपल होगी। जो चीज़ बाद में आई है उसमें इवोल्यूशन हुआ है, और उनमें जो मशीनरी है हम लोगों में बात करें अगर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का पंप, ब्लड फ्लो के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर क्लासिकल की बात करें तो इसमें बहुत कम चीज़ों को साइंटिस्ट लोगों ने कवर किया। ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो था ओनली बेस्ड ऑन, ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी था वो ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? दो चीज़ें देखेंगे हम लोग, एक मॉर्फोलॉजी और दूसरा एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, अगर हम किसी चीज़ की स्टडी केवल उसको बाहर से देख के करें, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। मान लो तुमने उसको देखा और तुम्हें वो गोरा लगा, दूसरे को देखा वो काला लगा, तो तुमने उसको बाहर से देख के बताया, कि बाहर से ही देख के बता दिया कि वो गोरा है या काला है, वो लंबा है या छोटा है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिनोटिपिक कैरेक्टर। किसी की एनाटॉमी तुम नहीं जान सकते, उसको बाहर से देख के उसके अंदर की चीज़ें तुम नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी था वो किस पे केवल और केवल बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। लेकिन ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी आया, अब क्लासिकल पुराने ज़माने में था, मॉडर्न अभी चल रहा है। तो मॉडर्न में जो आया वो हर चीज़ इवॉल्व होके आई होगी। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल, ये मॉर्फोलॉजिकल का मतलब लिख लेना है यहाँ पे, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब बता दिया अभी क्या, एक्सटर्नल फीचर। एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर क्या, एनाटॉमिकल कैरेक्टर। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल फीचर या इंटरनल स्ट्रक्चर, वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल और एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस,
इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब उस ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसको भी वरीयता दी गई। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आई हैं। तो ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी था, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये दोनों लिख लेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी ये लिख लेंगे पहले। देखिए, मान लीजिए हम लोग किसी ग्रुप को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले ही हम उसका नामकरण नहीं करने लगेंगे, पहले हम उसके कैरेक्टर को देखेंगे, पहले हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे कि इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। फिर जो सेम कैरेक्टर वाले होंगे उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, उनको एक ग्रुप में उठाकर रख दिया जाएगा। ऐसे क्या होगी, 1.7 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं उनकी स्टडी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो उसके कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। जैसे इसमें 4 स्टेप पाए जाते हैं। कितने? 4 स्टेप। एक ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करें तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन। फर्स्ट स्टेप कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन। अब ये बताइए ये क्या है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या होता है इसमें, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए कैरेक्टराइजेशन लिखा है, इसका मतलब पहले हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं सबके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें, कैरेक्टर को उनके सारे कैरेक्टर्स का एक अकाउंट बना लें, ठीक है। अकाउंट ऑफ कैरेक्टर्स, अकाउंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, अकाउंट ऑफ कैरेक्टर्स। अब हमने सभी के कैरेक्टर को जान लिया, सभी के कैरेक्टर को जान लिया। अब दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, फिर तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, और सबसे लास्ट स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर। सबसे लास्ट स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, अब पहले उनके कैरेक्टर को जान लिया, अब उसको आइडेंटिफाई करो, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे अकाउंट ऑफ आइडेंटिफाई, अकाउंट ऑफ आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स। अकाउंट ऑफ आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स। अब ये क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो सबको एक ग्रुप में असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्लासिफाई करके क्या करेंगे, असाइन इन ग्रुप्स। जिनके भी कैरेक्टर सेम नज़र आए उनको एक ग्रुप में रख दिया, और जिनके कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट नज़र आए मतलब दूसरे ग्रुप में सेम कैरेक्टर वाले, उनका अलग ग्रुप बना दिया। असाइन इन ग्रुप। अब नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। असाइन साइंटिफिक नेम, असाइन साइंटिफिक नेम्स। ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये जो नॉमेनक्लेचर लिखा है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए
कोई ह्यूमन है, इंसान है, हम लोग इसको बायोलॉजिकल नेम क्या बुलाते हैं हम लोग, ह्यूमन का क्या है, होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। अब अलग अलग जगह पे इंसान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इंसान को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे गांव में चले जाए तो उनकी भाषा अलग होती है, तो उनका इंसान को पुकारना अलग हो जाता है, शहर में अलग, और अमेरिका में चले जाओ वहाँ पे अलग इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्रांस में चले जाओ फ्रेंच वर्ड यूज़ किया जाता है। तो क्या किया गया, एक ऐसा नेम दिया गया जो यूनिवर्सल प्रेजेंट हो, मतलब जो यूनिवर्सल हो, जिसको हर वर्ड में सेम वरीयता दी जाए, बराबर की वरीयता दी जाए हर वर्ड में। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में यही होता है कि एक स्पीसीज का एक ही नाम होगा जो यूनिवर्सल होगा, जो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाएगा, और उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। तो ये लिख लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। पहले ये लिखेंगे, तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से पता चलता है साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर की, देखिए किसी भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो किसी दूसरे एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, तो उसको उसके लोकल नेम से जाना जाएगा, उसको उसके रीजनल नेम से जाना जाएगा, मतलब उस रीजन में, उस एरिया में, उस इलाके में उसको उसी इलाके के नाम से जाना जाएगा, उसी को बोलते हैं रीजनल नेम या लोकल नेम। उस लोकल नेम को एक बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम देना ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। किसी भी रीजनल या बायोलॉजिकल नेम को किसमें, साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। तो यहां पे लिखेंगे प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रीजनल या लोकल नेम इनटू, रीजनल या लोकल नेम इनटू बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल या बोलेंगे इसी को साइंटिफिक नेम। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। अब देखिए हर साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट। लिखेंगे यहां पे ईच साइंटिफिक नेम हैज टू component, each scientific name has two component. First component क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट जेनेरिक पार्ट, जेनेरिक पार्ट मतलब क्या होता है, जीनस वाला पार्ट। स्पीसीज कई सारी स्पीसीज से मिलकर बनती है जीनस, जैसे कई सारे सेल से टिश्यू बनते थे वैसे ही कई सारी स्पीसीज से जीनस बनता है। एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या कहलाता है, एक जीनस। तो पहला पार्ट जो होता है वो जेनेरिक पार्ट होता है, एंड द सेकंड वन डिनोट रिप्रेजेंट
क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज। क्या? स्पीशीज। देखिए, हर साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। हर साइंटिफिक नेम में कितने? दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो जेनेरिक पार्ट होता है, मतलब जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट वाला पार्ट होता है जो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, हर साइंटिफिक नेम में ये जो दो कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को मिला के बोला जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसे नॉमेनक्लेचर को जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इसको बोला जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू, जिसमें दो नाम को मिला के एक साइंटिफिक नेम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसको किसने दिया? इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कौन से साइंटिस्ट ने दिया? लीनियस साहब ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने। ऊपर लिख लेंगे, हम लोग बात करें अगर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्पीसीज वाला पार्ट, फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो होता है वो जेनस वाला पार्ट होता है, और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर was given by कैरोलस लीनियस। कौन सा साइंटिस्ट ने दिया इसको? कैरोलस लीनियस। किसने? कैरोलस लीनियस ने। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, उसको कौन साइंटिस्ट ने दिया? कैरोलस लीनियस ने। एक मिनट, इसको यहां पे लिख दें सही से। गिवन बाय कौन साइंटिस्ट? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने क्या दिया? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कंपोनेंट किसको? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने मैंगो का एग्जांपल लिया। किसका? मैंगो का। मैंगो का, इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? एक मिनट, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। सर ये आप तिरछा क्यों लिख रहे हो? मैंजीफेरा और इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, और आगे अगर आप लगाना चाहो तो लिख लो लिन। मैंजीफेरा इंडिका और लिन। इस मैंजीफेरा इंडिका को हम लोग क्या कर देंगे? अंडरलाइंड। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंजीफेरा इंडिका को हम लोगों ने तिरछा क्यों लिखा। इसको बोलते हैं इटैलिक्स। तिरछा लिखना मतलब इटैलिक्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इटैलिक्स। ये कैसे लिखा है? इटैलिक्स में ऐसे लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका, और लिन सीधा रहेगा। लिन अपने ओरिजिनल पोजीशन में सीधा ही रहेगा। तो अगर हम लोग देखें रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर,
अगर हम लोग देखें रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, इसके सिंपल सिंपल से 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप, और उन चारों स्टेप में आप समझ जाएंगे कि कैसे साइंटिफिक नेम को लिखना है, कैसे साइंटिफिक नेम को लिखना है। देखिए पहला रूल, अगर हम किसी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं तो आप ये एश्योर कर लीजिए कि वो उसका ओरिजिन जो होता है, उसका ओरिजिन लैटिन होता है, उसका ओरिजिन कैसा होता है, लैटिन होता है, वो लैटिन ओरिजिनेटेड है, ठीक। लैटिन एक लैंग्वेज होती है और उसको लिखा कैसे जाता है, सॉरी वो प्रिंटेड किस में होता है, इटैलिक्स में, एंड रिटन इन इटैलिक्स, जो प्रिंट करके लिखा होता है, हैंड रिटन नहीं, जो प्रिंट करके लिखा होता है वो इटैलिक्स में लिखा होता है, ठीक है। तो पहला रूल यही है, पहला रूल ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स। तो क्या बोला, लिखेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम आर originate from Latin and written in italics, and written in italics। इटैलिक्स मतलब क्या होता है, तिरछे लिखे होना। जैसे अभी हमने लिखा था मैंजीफेरा इंडिका, तिरछा लिखा था, ऐसे तिरछा लिखा था, उसी को बोलते हैं इटैलिक्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लैटिन से। ये लैटिन क्या है, ये एक लैंग्वेज है, लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है, और ये रिटन इन इटैलिक्स, रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो पहला कंपोनेंट होता है, अभी बताया वही पुरानी चीज़ें फिर से। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक पार्ट, मतलब जीनस वाला पार्ट, जेनेरिक पार्ट, एंड सेकेंड वन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पार्ट, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, इसी को बोलते हैं स्पीशीज वाला पार्ट। कौन सा, स्पीशीज वाला पार्ट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक पार्ट एंड सेकंड वन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जेनस और दूसरा स्पीशीज। अब देखिए बोथ वर्ड, जो दोनों वर्ड होंगे बायोलॉजिकल नेम में जो दोनों वर्ड होंगे, अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिसाइज्ड होगा, और अगर हैंड रिटन है, अगर प्रिंटेड है तो वो लैटिन लैंग्वेज में होगा, और अगर हैंड रिटन है तो वो इटैलिसाइज्ड होगा और सेपरेटली अंडरलाइंड होगा। सेपरेटली क्या होगा, अंडरलाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पे बोथ वर्ड मतलब कौन कौन सा, एक तो जेनस और दूसरा स्पीशीज। बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, both word in biological name when handwritten, अगर हैंड रिटन हम लोग लिख रहे हैं, जैसे इस टाइम मैं हैंड रिटन लिखने जा रहा हूं, when हैंड रिटन, तो क्या होना चाहिए, शुड बी
इटैलिसाइज्ड, इटैलिसाइज्ड मतलब तिरछे लिखे होने चाहिए, दोनों वर्ड तिरछे लिखे होने चाहिए। एंड सेपरेटली अंडरलाइंड, एंड सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। जैसे अभी मैंजीफेरा इंडिका लिखा था, उसमें मैंजीफेरा अलग और इंडिका अलग, दोनों तिरछे थे और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया, क्योंकि वो हैंड रिटन हुआ है। वो क्या था? हैंड रिटन था, सेपरेटली अंडरलाइंड। ठीक है, अब देखिए ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट अगर देखेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट लेटर और जो पहला वर्ड होगा, मतलब जेनेरिक पार्ट, जेनेरिक पार्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, while species part, species part या सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट मतलब जो दूसरा वाला था, स्पीसीज पार्ट या सेकेंड पार्ट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। अब देखिए जो पहला पार्ट होगा, मतलब जीनस वाला पार्ट, वो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीसीज वाला पार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका कैसे लिखेंगे? तो अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो तिरछा लिखेंगे, और पहला जो होगा मैंजीफेरा वो जीनस है और इंडिका स्पीसीज है, तो ये लिखेंगे ऐसे, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। अब जो दूसरा लेटर स्टार्ट करेंगे उसका दूसरा वर्ड, उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, मतलब स्पीसीज स्मॉल से स्टार्ट होगा, इंडिका, और दोनों इटैलिसाइज्ड हैं। अब क्या करेंगे? दोनों को सेपरेटली मतलब अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और अगर आप चाहो तो ये लिख लो, लेकिन ये क्या होगा? अंडरलाइन नहीं होगा, लिन, और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अब देखिए ये जो लिन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मैंजीफेरा क्या है? जेनस है, और ये इंडिका क्या है? स्पीशीज है। अगर हम लोग बात करें मैंगो की, मैंगो का जेनस क्या होता है? मैंजीफेरा। मैंगो की स्पीशीज क्या होती है? इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये जो लिन होगा ये नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर। लिन किस ऑथर का नेम है? लीनियस साहब का। किसका? लीनियस साहब का। ये जो लीनियस साहब का ये नेम हमने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्पीसीज को सबसे पहले इन्होंने नेम दिया। किसने? लीनियस ने। इस स्पीसीज के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बात की। रिप्रेजेंट दैट दिस स्पीसीज, represent that this species first time described by Linnaeus,
ये जो लिन है, लीनियस साहब का जो लिन है, ये इटैलिसाइज्ड नहीं होगा, ये इटैलिसाइज्ड नहीं होगा और अंडरलाइंड भी नहीं होगा। समझ में आया? मैं जो बोलता हूँ वो भी लिख लिया करो। ये जो लिन है ये इटैलिसाइज्ड भी नहीं होगा और अंडरलाइंड भी नहीं होगा। जैसे हम लोग ये ऐसे सेंटेंस लिखते हैं वैसे सिंपल ये लिखा रहेगा, बस कैपिटल लेटर से होना चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल लेटर से लिख लेंगे। ठीक है, तो इतना लिखेंगे पहले। अब यहीं पे एक और एग्जांपल ले लें, अगर ह्यूमंस का, ह्यूमन की बात करें अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। होमो, तो होमो इसकी जेनस हो जाएगी और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अब सैपियंस जो होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, और सैपियंस क्या है? स्पीसीज है, और दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे? अंडरलाइन। तो ये रूल होता है साइंटिफिक नेम को लिखने का, अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो। अगर हम लोग बात करें होमोसैपियंस, मैंगो होमोसैपियंस और मस्का डोमेस्टिका मॉस्क्यूटो की अगर बात करें, उसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम। तो मस्का ऐसे लिखेंगे और मस्का उसका जीनस हो जाएगा और डोमेस्टिका उसकी स्पीसीज, और दोनों को सेपरेटली क्या कर देंगे? अंडरलाइंड। तो ये रूल होता है आप हमारा नॉमेनक्लेचर का। ये क्या है? हमारा नॉमेनक्लेचर का रूल है, और इस रूल को बोलते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको किसने दिया? लीनियस साहब ने। किसने? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया। इसको क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि दो नाम आ रहे हैं, एक जेनस वाला और दूसरा स्पीसीज वाला। इधर वाले जो हैं ये मैंजीफेरा, होमो और मस्का, ये सब क्या हैं? जेनस हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेनस। और इधर वाले सारे स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? स्पीशीज को। ये लिख लेंगे पहले, ये सारी चीजें लिखेंगे। अब कुछ कोड दिए गए हैं, कुछ कोड दिए गए हैं वो देख लेंगे। कुछ कोड दिए गए हैं वो देखेंगे। नॉमेनक्लेचर के कुछ कोड दिए हैं, उनका फुल फॉर्म देखेंगे, जैसे ICBN, ICZN, ICVN। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहला देखेंगे ICBN, फिर ICZN, फिर देखेंगे ICVN, फिर ICNB। देखिए ICBN मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। इंटरनेशनल कोड फॉर, यहाँ पे फॉर होगा, फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए ICBN में
केवल फॉर होगा, बाकी सभी में क्या होगा, ऑफ होगा। आईसीबीएन में केवल क्या होगा, फॉर होगा, बाकी सभी में ऑफ लगेगा। आईसीवीएन का मतलब ये दोनों आप लोगों के लिए नया है, तो ये अच्छे से सुनिए। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। वायरस का भी तो नामकरण करेगा कोई ना कोई, नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, ICNB और ICBN दोनों अलग अलग हैं। ICNB इसका मतलब होगा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ICNB, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए सबकी बातें हो गई। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें किसका नामकरण होगा, इसमें ऐसे इंटरनेशनल कोड होंगे जिसमें बॉटनी की चीज़ें मतलब प्लांट का नामकरण करने वाले इंटरनेशनल कोड कुछ होंगे। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, एनिमल्स की। यहाँ पे वायरस की बात हो रही है ICBN, और ICNB में किसकी, बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी और कवर की। और आज हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज़ की डेफिनेशन पढ़ी, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, उसमें से कितने प्लांट कितने एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें देखी। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा, नामकरण कैसे करेंगे, किसी भी रीजनल लैंग्वेज, कोई भी रीजनल नेम है या कोई भी लोकल नेम है, उसका साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। समझ में आया। IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं बोलेंगे उसको, वो दूसरा होता है। ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, जिसको कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पोर्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।